हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। भगवान ने इस धरती पर इंसान बनाए और उसे ही ऐसी शक्ति दी जिस कारण वो सोच सकता है और अपनी सोच से इस धरती को और सुंदर बना सकता है। पर इंसान ने इसका इस्तेमाल ऐसे गलत कामों के लिए किया है कि जिसे सुनकर इंसानियत से इंसान का विश्वास उठ जाए। कमलेश एक पोस्टमार्टम रूम में काम करता था। हेलो कमलेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ काम करेगा। ओके सर। कमलेश एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा था, तभी उसे लगता है कोई उसे पीछे से बुला रहा है। अचानक मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है। कमलेश डर जाता है, पर फिर अपने आप को संभाल कर पेशेंट को इंजेक्शन लगा देता है। जी कमलेश जी, आप ही हैं? हाँ, लेकिन ये क्या तरीका है अंदर आने का? तुमने मुझे डरा दिया। जी डॉक्टर खरी ने मुझे भेजा है। हाँ, बताया उन्होंने। देखो, यहाँ काम करना आसान नहीं है। हर रोज अलग अलग मरीजों को चीर फाड़ करना पड़ता है। कभी कभी तो रात में लाशों के बीच ही सोना पड़ता है। जी कर लूंगा, आखिर ये भी हमसे अलग थोड़े हैं। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है ये सब मरने से पहले भी तो हमारी तरह जिंदा इंसान थे। कमलेश को थोड़ा अजीब लगता है। कमलेश को कोई सहकर्मी पसंद ना था, इसलिए वो किसी तरह से राजेश को डरा धमका कर भगाना चाहता था, लेकिन राजेश मक्खी की तरह उसके पीछे चिपक गया था। कमलेश सोचता है आज रात लाशों का पोस्टमार्टम करूंगा तो ये देखकर ही भाग जाएगा। चलो, लाशों का पोस्टमार्टम करना है। जी चलिए, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कितना समय हो गया है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। अरे ऐसे डराओ नहीं, चलो मेरे साथ। कमलेश राजेश को लेकर पोस्टमार्टम रूम में जाता है। राजेश के उस कमरे में पहुंचते ही मानो यूं लगता है जैसे कोई शांत कमरे में हलचल सी हो गई हो। कमलेश अचानक एक लाश से चादर हटाता है जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। कमलेश को लगता है कि राजेश उसे देखकर डर जाएगा। राजेश उस लाश को घूरने लगता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। ये लाश देखो, लगता है इसको जलाकर मारा गया है। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? डर गए क्या? जी कुछ नहीं, बेचारा ना सही से जी पाया और ना ही अच्छी मौत नसीब हुई। तुम इसे जानते हो क्या, या डर कर कुछ नहीं बड़बड़ा रहे हो? डर गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जी नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इसका चेहरा भी सही से समझ नहीं आ रहा है। लाश देखकर लगता है कि इसको जलाए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। होशियार लगते हो, पर निडर भी रहना, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो पूरे शरीर की चीरफाड़ भी करी जाती है। आप उसकी चिंता ना करें, मैंने ऐसे लाश बहुत देखे हैं। चिंता तो तू कर बेटा, अभी सरपट भागेगा। तभी कमलेश एक चाकू से लाश का सीना फाड़ देता है और शरीर से कुछ अंग निकाल देता है। सर, आप भूत प्रेत को मानते हैं? भूत प्रेत? हमारे काम को देखकर तो भूत प्रेत भी भागते हैं। सर, आपको हंसना नहीं चाहिए। क्या आपको मजाक लगता है ये सब? मजाक लगता है नहीं, मजाक ही होता है। आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सर। इसे देखकर तो खुद भूत ही भाग जाएगा। तभी अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अरे, लाइट कैसे चली गई? यहाँ तो 24 घंटे पावर बैकअप है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, लगता है जैसे कोई कुछ खा रहा है। अरे, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाना। ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है? राजेश, क्या ये आवाज तुम निकाल रहे हो? तभी लाइट आ जाती है। अरे, इस लाश के अंग कहाँ गए जो मैंने बाहर निकाले थे? पता नहीं सर, शायद कोई भूत आया हो। मजाक मत करो। सर, मैं मजाक नहीं करता, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। बड़ा अजीब सा लड़का है। कमलेश को राजेश का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। तभी कमलेश का एक हाथ ब्लेड से कट जाता है। राजेश लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसमें मुंह लगा लेता है। ये क्या कर रहे हो? हटो, दवाई लगाता हूँ। हटाओ मेरे हाथ से अपना मुंह।
मुझे खून पसंद है सर। वे, फालतू के मजाक मत कर लड़के। मैंने बोला था ना कि मैं मजाक नहीं करता। राजेश कमलेश का हाथ छोड़ देता है। कमलेश भी अपने हाथ में दवाई लगा लेता है और राजेश से कहता है, चलो दूसरी लाश का काम करते हैं। कमलेश चादर हटाता है और वो चक्का रह जाता है। उसके पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। वो राजेश की तरफ देखता है, फिर लाश की तरफ देखता है। ये क्या? क्या हुआ सर, डर गए क्या? अब इस लाश का भी काम करते हैं ना, इसके भी अंग निकालते हैं। कमलेश दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन राजेश एकदम से दरवाजे के बाहर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजेश के दांत बाहर निकले होते हैं और चेहरा एकदम काला होता है। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही होती है। कहाँ जा रहे हो सर? काम करो ना सर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्यों डर रहे हो सर? आपको तो हर चीज मजाक लगती है ना। तभी अचानक वहां कई साए प्रकट हुए। तू कहीं नहीं जाएगा कमलेश, कहीं नहीं जाएगा। कौन हो तुम सब और क्या चाहते हो? मैं आज के बाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, नहीं उड़ाऊंगा। चलो सर, साथ में चलो, चल के हंसी ठिठोली करेंगे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, तुझे कैसे छोड़ दें? तूने तो हमारे रंग बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। चल अब तुझे उन पैसों से खरीदारी करवाते हैं। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब डॉक्टर खरे करवाता है और मुझे पैसे देता है मुंह बंद रखने के। कोई फर्क नहीं पड़ता, पापी पापी होता है। सभी साए कमलेश के पास आने लगते हैं। कमलेश जोर से चिल्लाता है, नहीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और डॉक्टर खरे वहां आते हैं। अरे कमलेश, कहाँ है? पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, किसी काम का नहीं है ये। इस टाइम पर अर्जेंट किडनी चाहिए और पता नहीं कहाँ चल गए सब के सब। चलो मैं ही देखता हूँ, शायद कोई लाश पड़ी हो। डॉक्टर खरे एक लाश के पास जाता है और उसकी फाइल पढ़ता है। उस फाइल में मरने वाले का नाम लिखा होता है, राजेश। अचानक डॉक्टर खरे के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। वो जैसे ही पीछे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। तुम तो? वह लाश की ओर देखता है, दोनों तरफ राजेश होता है। वह कहता है, हाँ, तुझे किडनी चाहिए ना? मैं देता हूं तुझे किडनी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम? राजेश अचानक से डॉक्टर खरे के अंदर हाथ डालकर उसकी दोनों किडनी बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर खरे वहीं मर जाते हैं। सुबह जब पोस्टमार्टम रूम में कुछ हॉस्पिटल स्टाफ आते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर खरे वहां पर मरे पड़े हुए हैं और उनके शरीर से उनकी किडनी निकली हुई है। शरीर के सारे अंग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस खबर से पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है। कितना निर्दयी इंसान होगा जो इतने भोले डॉक्टर खरे का इतनी बेदर्दी से हत्या किया है। कुछ दिन बाद कमलेश हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता हुआ पाया गया। पूरी तरह से पागल था, गंदे कपड़े, बड़े बड़े बाल, और वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर हर मरीज से कहता रहता है, अपने अंग संभाल के रखना, पोस्टमार्टम रूम में नहीं जाना, नहीं जाना। मुझे अभी के अभी एक जिंदा इंसान चाहिए। क्या तुम उसका बंदोबस्त कर सकते हो? मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। मगर जिंदा इंसान क्यों? क्या करोगे तुम उसका? तुम सवाल बहुत पूछते हो। आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां हम गिन लेंगे। सारे राजमहल में चहल पहल मची हुई थी। आज राजा पूरे 6 महीने के बाद युद्ध भूमि से लौटे थे।
उनके जीत के जश्न में सारी महल में नाच गाना चल रहा था। इतने दिनों के बाद महाराज युद्ध भूमि से लौटे हैं, मगर उन्होंने अभी तक हमारी खैर खबर तक नहीं पूछी। क्या अब उनकी जिंदगी में हमारी कोई कीमत नहीं है? सिर्फ इस शानो शौकत को हासिल करने के लिए उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया था। अपना दिल छोटा मत करिए रानी साहिबा, अभी कुछ ही देर में महाराज आते ही होंगे। आइए, तब तक हम आपको उनके स्वागत के लिए तैयार कर देते हैं। आज आपको कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि महाराज कभी आपको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। दासी ने महारानी का उपटन करके नक्शे सीख तक उन्हें तैयार कर दिया। अपनी आंखों से काजल निकालकर महारानी के कानों के पीछे लगाते हुए दासी बोली, आहा, अरे महारानी, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि पूनम का चांद भी आपको देखकर शर्मा जाए। दुश्मनों को तो जीत कर आ ही चुके हैं महाराज, मगर एक बार इस महल में आ जाएं, आपके श्रृंगार और यौवन के आगे हार जाएंगे। हाँ। खुद को आईने में निहारते हुए महारानी बोली, आज इस पूरे भवन को फूलों से सजा दो, द्वार से लेकर शयन कक्ष तक दियों की रोशनी कर दो। महाराज को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि आज कुछ भी ऐसा हो जो महाराज को बिल्कुल पसंद न आए। महारानी के कहने पर दासियों ने पूरा महल फूलों से सजा दिया और दीपक की रोशनी से रोशन कर दिया। महारानी महाराज का इंतजार करने लगी, मगर उनके इंतजार की घड़ियां लंबी होती गई। सुबह होने की थोड़ी देर पूर्व ही महाराज महल में पधारे। दासियों ने जैसे ही महाराज के आने की खबर करी, महारानी तुरंत उनके स्वागत में खड़ी हो गई। महाराज को रानी के पास सिर्फ जिस्मानी भोग ही खींच कर लेकर आता था, वरना इससे ज्यादा उनका और महारानी का कोई संबंध नहीं था। जलते हुए दिए की रोशनी में उन्होंने महारानी का चेहरा देखा, मगर ना जाने क्यों कुछ बात उन्हें खटक गई और फूलों को मसलते हुए बोले, कितना भी श्रृंगार कर लो तुम, हमें ना तो शारीरिक सुख दे पाती हो, ना ही संतान सुख। महारानी को भीतर तक चुभ गई ये बात। उन्होंने फिर भी महाराज को बिना कुछ कहे बिस्तर पर संतुष्ट करने की काफी कोशिश की, मगर महाराज के जोश के आगे उनका यौवन और ताकत सब कुछ हार गया। वे खुद को बेबस महसूस कर रही थी। खुद को महारानी कहती हो, राजपुताना खून दौड़ता है तुम्हारी रगों में, मगर अपने पति को ही संतुष्ट नहीं कर पाती हो तुम। तुमसे बेहतर तो हमें संतुष्टि हरम की दासियों से मिल जाती है। आइंदा हमें अपने महल में आने का बुलावा मत भेजना। कहते हुए महाराज खुद बिना संतुष्ट हुए रानी को भी ऐसे ही अधूरी छोड़कर वहां से चले गए। वीरा जो महारानी की मुंह लगी दासी थी, वह बचपन से ही महारानी के साथ पली बड़ी थी और उनकी शादी के बाद उनके साथ ही ससुराल आ गई थी। महाराज को इस तरह गुस्से में जाते देख समझ गई थी कि आज फिर महाराज और महारानी के बीच अनबन हो गई। महाराज के जाने के बाद दासियां महाराज की सेवा में हाजिर होने के लिए जाने लगी, तो उसने सभी दासियों को रोक दिया और खुद कमरे में पहुंच गई। बिस्तर पर से मसलते हुए फूल उठाकर बोली, इन्हें तो देखकर लगता है आज की रात बहुत यादगार हो गई, मगर फिर महाराज इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गए हैं? वही पुरानी सारी बातें। हम उन्हें संतान का सुख नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वे हमारे साथ खुश हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आपको कितने दिनों से कह रही हूँ चलो मेरे साथ, मगर आप चलने को तैयार ही नहीं हैं। यदि आप मुझ पर जरा भी विश्वास करती हैं, तो आपको उसी विश्वास का वास्ता है। अब चुपचाप मेरे साथ चलिए आप। महारानी अपनी दासी के साथ एक अघोरी की गुफा में जाती है। घनघोर अंधेरे में केवल एक दिया जल रहा था। महारानी उस गुफा में जाने से डर रही थी, मगर दासी उसे अपने साथ ले गई। जैसे ही उसने गुफा में पैर रखा, अघोरी की आवाज आई, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आज बहुत खास दिन है। आज ये गुफा रोशन हो जाएगी। अघोरी के कहते ही गुफा रोशन हो गई, मानो गुफा के अंदर हजारों दिए एक साथ जल उठे हो। अचानक इतनी रोशनी देखकर महारानी हैरान हो गई। उनके मन में कई सारे सवाल थे कि वो तांत्रिक उन्हें कैसे जानता है, वहां उनका इंतजार क्यों कर रहा था। धीरे धीरे साधे हुए कदमों से वो रहस्यमय गुफा के आगे बढ़ रही थी।
जैसे ही वो तांत्रिक के पास पहुंची, उनकी चीख निकल गई। वहां का नजारा बहुत ही विभत्स था। चारों ओर खून की नदियां बह रही थी। बीच में एक बकरा और मुर्गा कटा हुआ पड़ा था। हवन कुंड जल रहा था। शायद अभी उस जानवर की बलि दी गई थी। अपनी जवानी के दिन वापस पाना चाहती हो? एक बार बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद जवानी वापस नहीं आ पाती है। अरे ऐसा ना कहो बाबा जी, उम्मीद से आपके पास आए हैं। हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। तो क्या चाहती हो तुम? इसके लिए मैं अपनी साधना दांव पर लगाकर काल चक्र का पहिया घुमा दूं, जिससे ये फिर से जवान बन जाए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं बाबा। हम लोग बड़ी आशा से आपके पास आए हैं। यदि काल चक्र को घुमा भी दूं और दोबारा तुझे जवान भी कर दूं, मगर फिर जब काल चक्र अपनी गति से चलेगा तो बुढ़ापा वापस अपने शरीर में अपना राज्य स्थापित कर लेगा। आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने को तैयार हैं, मगर हमें हर हाल में महाराज का प्यार वापस हासिल करना है। कहीं ऐसा ना हो वे हमसे। कहते हुए महारानी खामोश हो गई। एक रास्ता है जिससे तू कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु के चंगुल से भी मुक्त हो जाएगी, मगर उसमें खतरा है। हम कोई भी खतरा उठाने को तैयार हैं, बस आप आदेश दीजिए हमें क्या करना है। एक बार सोच लो, यदि एक बार इस और कदम बढ़ा दिया तो वहाँ से लौटना नामुमकिन है। हमारी रगों में राजपुताना खून दौड़ रहा है। एक बार कहने के बाद हम हमारी बात से पीछे नहीं हटते। महारानी की बात सुनकर तांत्रिक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वो उन दोनों को लेकर गुफा से बाहर निकल आया और जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। बीच जंगल में पहुंचकर उसने अपनी शक्तियों से अग्नि को अभिमंत्रित कर बुलाया और उस आग में अपनी उंगली काट कर रक्त की कुछ बूंदें टपकाई। फिर ऐसा महारानी के साथ भी किया। जैसे ही उसका रक्त हवन कुंड में गया, वहां एक रक्त का भरा हुआ कटोरी आ गया। तांत्रिक ने रक्त का कटोरी महारानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस रक्तपान के बाद तुम जवा हो जाओगी। जब भी फिर तुम्हें अपने अंदर ताकत और जवानी की आवश्यकता हो, किसी जवान इंसान का खून पीकर तुम खुद को जवा रख पाओगी। मगर खून देख महारानी को उल्टी आ गई। यह देख तांत्रिक बोला, मैंने कहा था ना, इस राह पर आगे बढ़ना मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी, जाओ यहाँ से। तांत्रिक की बातें सुनकर महारानी गुस्से में बोली, मंजूर है हमें। महाराज की नजरों से गिरने से अच्छा है मैं हमेशा जवां रहूं और वो बूढ़े होकर मुझसे भीख मांगे, वो भी तो तरसे जैसे हम तरसे हैं। महारानी सोच लीजिएगा एक बार कदम बढ़ गए तो पीछे होना मुश्किल हो जाएगा। हमें सब कुछ मंजूर है, सिर्फ हम नहीं तुम भी हमारे साथ डगर पर चलोगी और रोजाना हमारे लिए एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त करोगी। हम कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। कहते हुए वो तांत्रिक की ओर इशारा की। रक्तपान करने के बाद महारानी खुद को और अधिक ताकतवर महसूस कर रही थी। जंगल से बाहर निकलकर ही दोनों को बेचैनी होने लगी। नदी किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों की आंखों में शैतान उतर आया। कुछ ही पल में वहां एक बच्चे की लाश थी और वे दोनों खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। वीरा, आज का काम तो हो गया, मगर अब रोज एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। आप बेफिक्र रहिए महारानी, आप महाराज पर ध्यान दीजिए। मैं सेनापति केशव से कहकर रोज एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त करवाऊंगी, क्योंकि अब उसे मेरे इशारों पर नचाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा और सेनापति होने के नाते आसानी से जिंदा इंसान का बंदोबस्त भी कर सकता है। महाराज महारानी में आए हुए परिवर्तन से बहुत खुश थे। उनके शरीर का कसाव और जोश दोनों ही बदल गया था। वही केशव को वीरा के साथ प्रणय का सुख मिल रहा था, मगर रोजाना जिंदा इंसान का खून पीकर वे बहुत ही जवा और खूंखार हो गई थी। धीरे धीरे केशव को उन दोनों के लिए जिंदा इंसान का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। एक रात जब केशव किसी जवान इंसान का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो महारानी ने उसी का खून पी लिया। केशव पूरी तरह से छटपटा रहा था, मगर खुद को महारानी के चंगुल से नहीं छुड़ा पाया
अभी तक हर मरे हुए इंसान का शव केशव ठिकाने लगा देता था, मगर केशव का शव वे लोग ठिकाने लगा पाते उसके पहले ही वो शव महाराज के सैनिकों के हाथ लग गया। महाराज को पता चला तो वो तुरंत केशव के शव के पास आए और उसका छक्त विछत शव देखकर बोले, हमारे दुश्मनों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे महल में घुसकर हमारे सेनापति का ये हाल कर दिया। इसका मतलब हमारे दुश्मन महल के अंदर अपनी सेंध लगा चुके हैं। जल्द ही दुश्मन का पता लगाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी कारण से हमें हार का सामना करना पड़े। मगर जब घर के ही लोग दुश्मन बने बैठे हो तो उनका पता लगाना मुश्किल होता है। वीरा ने तांत्रिक को केशव की मौत की खबर दे दी थी। तांत्रिक महारानी के पूरी तरह बेहोशी हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात जब महाराज महारानी के कक्ष में थे, दोनों के प्रणय के दौरान महाराज महारानी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो महारानी बोली, यदि पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो पति के जिंदा रहने से अच्छा है कि पत्नी विधवा हो जाए। अब आपका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, जाइए उस दुनिया में जाकर आराम कीजिए। कहते हुए महारानी ने महाराज का खून कर उनके रक्त से अपनी प्यास बुझा ली। अपने पति का खून पीकर महारानी और ज्यादा खूंखार हो गई थी। तांत्रिक रानी के पास आया और बोला, देखिए, अब आप बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। अब आपको ऐसे पुरुष की जरूरत है जो आपकी टक्कर का हो। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो आपकी बराबरी का है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा। एक हवन के बाद वह शख्स हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। हवन के पहले तांत्रिक ने रानी को कुछ जड़ी बूटियों का रस पीने के लिए दिया, जिसे पीने के बाद रानी कुछ कुछ नशे में हो गई। उसे कुछ होश नहीं था। आज तुम्हारी बलि देकर मैं तुम्हारी शक्तियां भी अपने अंदर हासिल कर लूंगा और अमर हो जाऊंगा। फिर इस दुनिया पर मेरी ताकत का राज होगा, मेरी ताकत का। ऐसा कहते हुए वो रानी को खत्म कर देता है। कमरे में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ना चाहते हुए भी साक्षी के कदम उस ओर बढ़ गए, मगर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। आधा इंसान और आधा मानव शरीर उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था। भाग जाओ साक्षी, यहाँ से भाग जाओ। यदि अपने और अपने होने वाले बच्चे की परवाह है तो ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। चली जाओ यहाँ से। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सभी लोग घर के वारिस के आने का इंतजार कर रहे थे, जो आज पूरे 20 साल के बाद विदेश से लौट रहा था। जतिन, तू आ गया। कहते हुए मकान मालकिन और जतिन की माँ ने उसे गले से लगा लिया। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। कितना बड़ा हो गया है रे तू। 20 साल के बाद तुझे अपनी बाहों के बीच महसूस कर रही हूँ। तभी कार से एक नई नवेली दुल्हन उतरी और उसने आगे बढ़कर रमा के पैर छुए। कौन है ये और इस तरह मेरे पैर छू रही है? माँ, ये तुम्हारी बहू है साक्षी। इसे आशीर्वाद नहीं दोगी? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मगर अगर मगर कुछ नहीं माँ, अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम ज्यादा परेशान ना हो। रमा ने आरती उतार कर उसे गृह प्रवेश कराया। साक्षी को गांव में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। गांव की औरतें बार बार उसकी नजर उतार रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर एक बात उसे खटक रही थी। एक बंद कमरा जहां से बार बार चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह उस कमरे की ओर खौफ की दृष्टि से देख रही थी। उसे और कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। वह दरवाजा खोल ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह डर कर पलटी तो सामने जतिन था। मैडम, अब तो हम बकायदा शादीशुदा हैं, अब तो मुझे अपनी बाहों में पनाह दे दो। कहते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया। जतिन, उस कमरे में कोई है, जोरों से चिल्ला रहा है। शायद उसे किसी की मदद की जरूरत है। 1 मिनट, उसे देख लें। साक्षी, वो कमरा पापा का है। पापा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उस कमरे में कोई नहीं जाता है। यदि उस कमरे में तुम्हारे पापा हैं, तो एक बार मैं उनसे मिलना चाहूंगी। हमारी शादी के बाद मुझे उनका आशीर्वाद भी तो लेना है।
साक्षी, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। कुछ दिन रहकर हम वापस यूएसए चले जाएंगे। जब तक तुम यहाँ पर हो, एक बात अच्छी तरह से जान लो, पुराने घरों में कई सारे राज दफन होते हैं। उन राज को जानने जाओगी तो खुद भी राज बनकर रह जाओगी। कहते हुए जतिन की आंखों में एक खौफ नजर आया, मगर तुरंत ही उसने अपने आप को नॉर्मल करके साक्षी को अपने कमरे में ले गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। साक्षी उस कमरे को देखकर शर्मा गई और अपनी आंखें बंद करके जतिन की बाहों में समा गई। जैसे जैसे रात बीत रही थी, दोनों के शरीर और आत्मा एक हो चुके थे। साक्षी उसके दिमाग में चलने वाली सारी उथल पुथल को भूल चुकी थी। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। कब सुबह हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। सुबह जब रमा जी ने रूम का दरवाजा खटखटाया, साक्षी हड़बड़ाकर उठ गई। अस्त व्यस्त कपड़ों में ही उसने दरवाजा खोला तो रमा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। मगर ये गांव है, यहाँ पर बहू के रहने के कुछ नियम कायदे हैं। तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सॉरी मम्मी जी, अब अगली बार से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तैयार होकर जब साक्षी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची तो रमा जी जतिन और साक्षी दोनों को ब्रेकफास्ट खिला रही थी। तभी दो लोग जिंदा बकरे और कुछ जिंदा मुर्गी लेकर जतिन के पापा के कमरे में चले गए। वहां से अजीब सी आवाज आनी चालू हो गई। कुछ समय के बाद सब कुछ खामोश हो गया। वे लोग अपने हाथ में उन जानवरों की लाश लेकर कमरे से बाहर निकल गए। जतिन, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? इस घर में वो लोग पापा के कमरे में जिंदा जानवर लेकर गए थे, वापस आए तो सब मारे हुए थे। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जब तुमसे कह दिया ना अपने मतलब से मतलब रखो, तो क्यों पंचायती कर रही हो? तुम चाहो तो हम आज ही यूएसए वापस चले जाएंगे। जतिन को इस तरह नाराज देखकर रमा जी साक्षी से बोली, बहू ये समझ लो, जतिन के पिता को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। जिस दिन ये सब कुछ उनके कमरे में नहीं पहुंचता, इस हवेली पर बुरी आत्माओं का साया मंडराने लगता है। उन्हें आत्मा से बचाने के लिए मैंने जतिन को खुद से दूर रखा था और अब चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं हर हाल में जतिन के पिताजी के साथ यहाँ पर खुश हूँ। पर माँ जी। साक्षी के और कुछ कहने के पहले ही रमा जी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और नाक से धुआं निकल रहा था। उन्होंने खुद पर काबू करके साक्षी को उसके कमरे में जाने को कहा। खामोश होकर साक्षी अपने कमरे में आ गई। वहां पर जतिन पहले से ही मौजूद था। जतिन, सब क्या हो रहा है? मुझे समझाओगे? आखिर अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे सच जानने का पूरा हक है। हाँ साक्षी, तुम्हें सच जानने का पूरा हक है और अब मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। आगे तुम जो भी फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। मेरी माँ यहाँ के पुराने राजाओं की खानदान की इकलौती वारिस है। ये महल और शान शौकत जो तुम देख रही हो, ये सब मेरे नाना जी के कारण है। उनकी जायदाद के लिए एक तांत्रिक मेरी माँ से शादी करना चाहता था, मगर मेरी माँ मेरे पिताजी को दिल दे बैठी थी, जो नाना जी के रियासत के मुनिम जी के बेटे थे। पिताजी काफी अच्छे से राजकाज और दूसरे कार्य में नाना जी की मदद करते थे, इसलिए वे माँ की पसंद होने के साथ साथ नाना जी की भी पसंद बन गए थे। नाना जी ने उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी, मगर ये बात उस तांत्रिक को पसंद नहीं आई। एक रात मौका देखकर उसने मेरी माँ और पिताजी दोनों का अपहरण कर लिया। नाना जी ने उन दोनों की काफी तलाश करी। बहुत दिनों के बाद दोनों जंगल के बीच मरणासन हालत में मिले। राज्य वैद्य उन दोनों की हालत देखकर कहा कि इन लोगों का बचना मुश्किल है। राज्य वैद्य ने जांच करके बताया कि माँ गर्भवती है, मगर जैसे तैसे उन्होंने उन लोगों को बचा लिया। पंडित जी ने उन दोनों की हालत देखकर बता दिया कि दोनों के ऊपर नर पिशाच ने हमला किया था और अब ये दोनों भी नर पिशाच बन चुके हैं। ये सुनकर नाना जी घबराने लगे, लेकिन पंडित जी ने राहत की सांस ली और कहा, यदि गर्भवती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नर पिशाच कभी भी गर्भवती महिला पर आक्रमण नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ आपके दामाद ही नर पिशाच बने हैं, आपकी बेटी नहीं। मगर यदि आपको आपकी बेटी की जान बचानी है तो आप इस तांत्रिक के इलाके से कहीं दूर चले जाइए। तब नाना जी अपना सब कुछ छोड़कर माँ और पिताजी को लेकर यहाँ आ गए। मेरे ऊपर कोई बुरा साया ना पड़े, इसलिए छोटी उम्र में ही मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था। आज 20 साल के बाद मैं अपने घर लौटा हूँ। साक्षी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने से माँ को जो खुशी हुई है वह किसी भी हालत में कम हो। जितना हो सके तुम खुद को इस घर के मामलों से दूर रखो।
साक्षी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। पूरी कहानी सुनकर वो खामोश खड़ी थी। कुछ दिनों के बाद साक्षी ने अपने गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई। रमा जी और जतिन दोनों बहुत खुश थे। ऐसे समय में तो तुम्हें खास देखभाल की जरूरत है। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जतिन, तुम तुम्हारी टिकट कैंसिल करवा दो। हाँ माँ, मैं भी नहीं चाहता कि हमारा होने वाला बच्चा विदेश की धरती पर जन्म ले। वह यहीं भारत में अपनी दादी की गोद में जन्म लेगा। चल, इसी बहाने गुरुजी से मिलकर आते हैं। उन्हें खुशखबरी भी सुना देंगे और साक्षी के लिए रक्षा कवच भी बनवा लेंगे। जतिन और रमा जी दोनों गुरुजी के पास गए। घर पर साक्षी अकेली थी। अचानक जतिन के पिताजी के कमरे से जोर से आवाज आने लगी। ना चाहते हुए भी साक्षी के कदम उस ओर बढ़ गए, मगर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। आधा इंसान और आधा मानव शरीर उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था। भाग जाओ साक्षी, यहाँ से भाग जाओ। यदि अपने और अपने होने वाले बच्चे की परवाह है तो ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। चली जाओ यहाँ से। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। उनका शरीर जरूर भयानक था, मगर चेहरे पर मासूमियत थी। इस मासूमियत ने साक्षी के मन में और कई सारे सवाल खड़े किए। उसने सोच लिया था कि कैसे भी हो पिताजी को मुक्ति दिलाकर रहेगी। जतिन गुरुजी के यहाँ गए हैं तो उन्हें आने में 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे। इसी बीच होगा तो मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन लगाया और उसने उनके गुरुजी को यहाँ भेजने को कहा। अगले ही दिन उसके गुरुजी वहाँ आ गए। वहाँ की नेगेटिविटी देखकर उन्होंने साक्षी, यहाँ बहुत कुछ गलत है। उस नर पिशाच ने सही कहा कि यदि तुम अपने और अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो ये घर तुरंत छोड़ दो। अगर यहाँ कुछ गलत है तो माँ जी और जतिन के साथ भी गलत हो सकता है। मैं ये नहीं चाहती। आप कैसे भी करके हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। बेटा, तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा है। वो सब मैं नहीं जानती, मगर मुझे इतना पता है कि आप ही हो जो इस घर को मुसीबतों से आजाद कर सकते हो। ठीक है, हम कल हवन शुरू करेंगे, मगर ये हवन बहुत ही खतरनाक होगा। हो सकता है तुम्हारे किसी अपने की ही तुम्हें अपने हाथों बलि चढ़ानी पड़े, मगर मुझे वचन दो, तुम उस समय पीछे नहीं हटोगी। एक पल को उनकी बात सुनकर साक्षी डर गई, मगर फिर खुद को मजबूत करके उसने हाँ भर दी। हवन की पूरी तैयारी करने के बाद गुरुजी बोले, जैसे ही ये हवन शुरू होगा बुरी आत्माएं यहाँ पर आएंगी और अपना असली रूप तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। अपने दिल को मजबूत रखना, तुम्हें किसी भी तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुजी, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने हवन शुरू किया, अचानक जतिन और उसकी माँ दोनों वहाँ आ गए। साक्षी, ये सब क्या तमाशा है? ये सब मैं हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब हम दोनों साथ में हवन में बैठेंगे। जतिन और साक्षी बातें कर रहे थे। गुरुजी ने हवन शुरू कर दिया था। उनके हवन के प्रभाव से जतिन और उसकी माँ दोनों धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगे। दोनों नर पिशाच बन गए थे। जतिन को इस रूप में देखकर साक्षी की चीख निकल गई। जतिन अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया और बोला, मैं आज पूरे 25 साल का हो गया हूँ। पिशाचों की दुनिया में राज करने का समय आ गया है। कहते हुए उसने अपने पिता की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ पल में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब जब तुम हकीकत जान गई हो तो सुनो। पिताजी एक साधारण से इंसान थे और माँ नर पिशाच। उन्हें पिशाचों की दुनिया का राजकुमार पैदा करना था, इसलिए उन्होंने एक इंसान के साथ अपने संबंध बनाए। मगर जब पिताजी को हकीकत का पता चला तो माँ ने उन्हें भी नर पिशाच बना दिया। मगर वे दिल के साफ थे तो लोगों के सामने रूप नहीं बदल पाते थे, इसलिए उन्हें कैद करके रखा था। हमारी होने वाली संतान इस दुनिया में पिशाचों का साम्राज्य स्थापित करेगी। जतिन यह सब कुछ बता रहा था। गुरुजी का हवन चालू था। गुरुजी के इशारे पर देवी का त्रिशूल उठाकर तुरंत ही साक्षी ने जतिन और उसकी माँ की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। जतिन मरते हुए बोला, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा।
पिशाचों का राजा जन्म लेकर रहेगा। जतिन, ये तुम कैसे भूल गए कि एक बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता वो अपने माँ के रहमो कर्मों पर रहता है। वो जन्म तब लेगा ना जब मैं जिंदा रहूंगी। कहते हुए उसने त्रिशूल से खुद के पेट में ही घोंप लिया। पूरा विनाश देखकर गुरुजी मन से व्यथित हो गए। पूजा समाप्त करके उन्होंने उस घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया ताकि कोई बुरी आत्मा उनके शव के साथ खिलवाड़ ना करे। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। राजू और हरी बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे। एक रात राजू जंगल से होते हुए अपने घर वापस लौट रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यु लोको जाकर। तभी राजू को अचानक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, आज किसकी मैयत आई है? मुझे यहाँ से जल्दी घर जाना होगा, कहीं अगला नंबर मेरा ना आ जाए। राजू जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। बचाओ! राजू उठता है और अपने हाथों में खून लगा देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या है? मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। राजू दौड़ के वहां से अपने घर चला जाता है और सो जाता है। सुबह उठकर वो अपने दोस्त हरी और गांव वालों के साथ बात करने लगता है। हरी, कल मैं बाल बाल बचा। क्या हुआ राजू, ऐसा क्यों बोल रहा है? कल मैं जंगल से अपने घर वापस आ रहा था ना, तभी। लगता है राजू ने कोई डरावना सपना देखा है। सही बोले सरपंच जी। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ एक रजनी नाम की लड़की जो बहुत सुंदर होती है वहाँ आती है। कल क्या हुआ था राजू? दौड़ के घर जा रहे थे? मैं नहीं था वहाँ पे। राजू, मुझे नहीं बचाओगे उस खूनी डायन से? खूनी डायन? तुम्हें कैसे पता कि वो खूनी डायन है? मैंने कहीं से सुना है। इतना कहकर रजनी वहाँ से भाग जाती है। सरपंच भोला और टीका भी चले जाते हैं। राजू और हरी दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हरी, तुझे भी मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? अरे राजू, मुझे तेरी बात पे यकीन है, लेकिन अभी ये सब बात नहीं करते। ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। सच में? तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। राजू और हरी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। तभी राजू को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजू बाहर रजनी और टीका को देखता है। दोनों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। रजनी, टीका, मत जाओ उधर, रुक जाओ, उधर बहुत खतरा है। राजू की आवाज कोई नहीं सुनता है। राजू भी उन दोनों के पीछे चल देता है। डरावनी आवाज बहुत जोर जोर से आने लगती है। तभी राजू को टीका की आवाज सुनाई देती है। रजनी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसी समय राजू झाड़ियों के पीछे छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। कौन रजनी? मैं कोई रजनी नहीं हूँ। रजनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रजनी टीका का गला पकड़कर खून पीने लगती है और जान से मार देती है। ये देखकर राजू की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए सीधे अपने दोस्त हरी के घर जाता है। हरी, सो गया क्या? दरवाजा खोल यार। अरे कौन है? मैं हूँ राजू। राजू, दरवाजा खोलो। राजू, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे पहले दरवाजा बंद करो। राजू, तुम्हारे पसीने क्यों निकल रहे हैं? अरे वो खूनी डायन ने टीका को मार दिया। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। सुबह राजू को होश आ जाता है। होश आते ही हरी पूछने लगता है, अरे रात में क्या हो गया था तुमको? डायन देख ली थी क्या? हाँ, डायन ही देख ली थी, जिसने टीका को मार दिया। क्या? टीका को मार दिया? ये डायन कौन है? राजू बताने ही वाला होता है कि डायन कोई और नहीं बल्कि रजनी ही है। तभी रजनी वहां आ जाती है। अरे राजू, कैसे हो?
रात में बेहोश हो गए थे? तुम्हें कैसे पता चला राजू रात में बेहोश हो गया है? हरी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजू, मुझे भी बताओ। बाद में बताऊंगा। रजनी वहां से चली जाती है। राजू और हरी आपस में बात करने लगते हैं। हाँ बता, क्या बताने वाला था? वो रजनी है ना, रजनी खूनी डायन यही है। ऐसा क्या? रात हो जाती है। राजू और हरी सोने वाला ही होता है कि हरी को अचानक डरावनी आवाज सुनाई देती है। हरी मन ही मन सोचने लगता है, क्या यह सच में डायन होती है क्या? या राजू डरावने सपने देखता है? आज इसका पता लगा कर रहूंगा। राजू तुम सो जाओ, हम अभी आते हैं। हरी अकेले मत जा, बाहर बहुत खतरा है। उस खूनी डायन के हाथों लग जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं भी आता हूँ, तू सो जा। हरी बाहर निकलता है तो सरपंच भोला को शौच के लिए जंगल की तरफ जाते देखता है और उसके पीछे रजनी को जाते देखता है। आखिर ये हो क्या रहा है? रजनी सरपंच के पीछे क्यों जा रही है? अचानक हरी को डरावनी आवाज सुनाई देती है। हरी आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी सरपंच और रजनी को आमने सामने देख झाड़ियों में छुप जाता है। रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरा काल बनकर आई हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। रजनी, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर देती हूँ। डायन रजनी सरपंच का गला पकड़कर उसका खून चूसने लगती है और जान से मार देती है। फिर अजीब सी आवाज निकालते हुए, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। ये देखकर हरी दौड़ के अपने घर जाता है और दरवाजा ठोकने लगता है। राजू दरवाजा खोलो। क्या हुआ हरी? अब हो गया मेरी बातों पर भरोसा? राजू, रजनी ही खूनी डायन है। आज रजनी ने सरपंच जी को मार डाला। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम लोगों को भी मार देगी। लेकिन करेंगे क्या? मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुबह उठकर दोनों बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि कैसे रात में रजनी डायन बन जाती है और खून पीने लगती है। बेटे, हमें सारी बात समझ में आ गई है। बाबा, तो अब हम क्या करें? इसका एक ही समाधान है। जल्दी बताइए बाबा, कहीं देर ना हो जाए। चलो पहले तुम्हारा गांव चलते हैं। बाबा, राजू और हरी तीनों हरी के घर जाते हैं। बाबा पूजा की तैयारी करते हैं। आज अमावस्या है और अगर आज इस डायन को वश में नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। बाबा, हम कुछ भी करेंगे, आप बस हमें बताइए कि हमें करना क्या है। किसी भी तरह तुम्हें उस डायन की चोटी लानी होगी। फिर हम उस चोटी को इस हवन कुंड में डाल देंगे ताकि डायन की आत्मा को शांति मिल जाए। और रजनी? चिंता मत करो, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजू और हरी घर से निकलकर डायन की चोटी कैसे काटनी है इस बारे में बात करते हैं। मैं डायन को अपनी तरफ व्यस्त रखूंगा और तू पीछे से आकर चोरी से उसकी चोटी काट देना। ठीक है। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। हरी झाड़ियों में छिप जाता है। तभी रजनी वहां आती है। राजू, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रजनी, तुम? तभी रजनी डायन का रूप ले लेती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे छोड़ दो। डायन राजू का गला पकड़ लेती है और उसका खून चूसने के लिए मुंह बढ़ाती है। तभी हरी चुपके से डायन की चोटी काट लेता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। डायन राजू को छोड़ हरी के पीछे भागने लगती है। हरी घर पहुंच जाता है। बाबा, ये लीजिए खूनी डायन की चोटी। जल्दी लाओ बेटी। बाबा चोटी को हवन कुंड में डालकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी डायन वहां आ जाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी चोटी काट ली। मुझे माफ कर दो। जैसे ही डायन हरी का गला पकड़कर खून चूसना चाहती है, डायन रजनी में बदल जाती है। तभी राजू भी वहां पर आ जाता है। बाबा, क्या डायन भाग गई? हाँ, डायन भाग गई। अब वो वापस नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तब से डायन की चर्चा उस गांव में दोबारा नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजू रजनी से शादी कर लेता है। फिर राजू और रजनी खुशी से रहने लगते हैं। राशि कहाँ हो तुम? कौन राशि? मैं रितिका हूँ, तुम्हारी पत्नी। प्रतीक,
क्या हो गया है तुम्हें? 2 दिन मैं तुमसे दूर क्या रही, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है? रितिका, तुम आ गई, मगर राशि कहाँ है? कौन राशि? तुम्हारी कजिन नेहा की सिस्टर इन लॉ। पिछले 2 दिनों से हमारे घर पर रह रही है। तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आई थी। मगर नेहा की तो कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। कौन था यहाँ पर? जब देखो तब किताबों में उलझे हुए रहते हो, बस तुम्हारी कहानी और तुम। अपने घर गृहस्थी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो तुमने शादी ही क्यों की है? कहते हुए वो उसके सारे कॉपी किताब अपने बेडरूम से बाहर फेंकने लगी। इनकी जगह स्टडी रूम में होती है, ना कि रूम में। मगर तुम इन्हें लेकर अपने कमरे में आ गए। मेरे लिए तो जैसे तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो? यही तो मेरी रोजी रोटी है। यदि उनका अपमान करोगी तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर तुमसे शादी करके मुझे मिला ही क्या है? ये कॉपी किताब की दुनिया मेरी पूरी गृहस्थी खाए जा रही है। आज तुम सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना या इन कॉपी किताबों के साथ? प्रतीक ने रितिका को अपनी बाहों में भरते हुए उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश की और कहा, रितिका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना रहने की मैं भी नहीं सोच सकता। बस ये किताब पूरी कर लूं, उसके बाद मेरा पूरा समय तुम्हारा है। मुझे पूरा विश्वास है ये बुक बेस्ट सेलर होगा। उसके बाद हम दोनों एक लंबी छुट्टी पर साथ चलेंगे। जानती हो, इस बार अपने लीक से हटकर हॉरर लिख रहा हूँ। मेरे चाहने वालों को लगता है कि मैं सिर्फ प्रेम लिख सकता हूँ। ये उनके लिए सरप्राइज होगा। वैम्पायर एक खून की प्यासी आत्मा। टाइटल सुनकर ही कितना शानदार लगता है ना? मगर इस बार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस खूनी दरिंदे वैम्पायर में इतने खो गए हो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके हो? रितिका, जब राइटर किसी चीज को लिखता है तो उसे उसमें खोना पड़ता है। अभी तक मैं प्रेम कहानी लिखता था तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ प्रेम जीता था। मगर अब हॉरर लिख रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। किसी भी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है कि पाठक उसमें खो जाए। इस बार ऐसी कहानी है कि पहले किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। कहते हुए प्रतीक वापस अपनी किताबों की दुनिया में खो गया। रितिका हताश होकर वहीं बैठ गई और बोली, कैसे तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बार लगता है कि तुम्हारी कहानी के पात्र जिंदा हो जाते हैं। तुम्हारा प्रेम मुझे जीवित महसूस होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस कहानी का कैरेक्टर भी कहीं जिंदा ना हो जाए। गुस्से में रितिका कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में गई, मगर प्रतीक उसे मनाने की बजाय कमरे में ही अपनी स्टोरी पूरी कर रहा था। अगली सुबह रितिका के फोन पर किसी का फोन आया था। वह फोन की घंटी से उठी तो फोन उसकी कजिन नेहा का था। रितिका ने फोन उठाया और बात करने लगी। प्रतीक ने आंखें खोलकर देखा तो रितिका अपनी कजिन नेहा से बातें कर रही थी। फोन स्पीकर पर था। उससे बातें करते हुए उदास रितिका की आंखों में चमक आ गई। दोनों बचपन से एक साथ ही रहती थी। बहुत देर तक बचपन की बातें करने के बाद नेहा ने कहा, मेरी सिस्टर इन लॉ को एग्जाम देने शहर आना था। क्या तुम उसके रहने की व्यवस्था किसी होटल में कर सकती हो? इस बात पर रितिका नाराज होकर बोली, मेरा घर होते हुए वो होटल में क्यों रहेगी? हम दोनों भले ही कजन हैं, मगर सगी बहनों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसको कहो वो मेरे घर आकर रह सकती है। बात करके रितिका ने फोन रख दिया। वह कमरे में गई तो प्रतीक अभी भी कहानी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे इस तरह देखकर वो नाराज हो गई, मगर दूसरे ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रतीक, एक किताब के लिए कितनी मेहनत करते हो तुम। रितिका की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। बहुत दिनों के बाद रितिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर प्रतीक को भी खुशी हो रही थी। वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही देखे जा रहा था। वो उसकी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो बहुत दिनों के बाद उससे मिल रहा हो। उसने उठकर उसे गले लगा लिया। रितिका प्रतीक के इस अचानक बदलाव से बहुत खुश थी। वो भी उसे बदले में एक किस देते हुए बोली, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। मेरी कहानी लगभग पूरी हो चुकी है, बस इसका अंत बाकी है। समझ नहीं आ रहा इसका अंत कैसे होगा, तुम मेरी कुछ मदद करो ना। कहते हुए वो उसे चेयर पर बैठा देता है और अपनी कहानी सुनाने के लिए किताब खोलता है तो वो गुस्से में बोली, अभी भी आपको इस किताब के बारे में ही बात करनी है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। कहकर गुस्से में उठ गई। कुछ देर के बाद एक बैग लेकर उसके सामने आई। उसे इस तरह तैयार देख वो बोला, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुम अपनी किताबों की दुनिया में इस तरह खोए हुए हो, तुम्हें अपने आसपास का भी होश नहीं है। अभी कुछ देर पहले नेहा का फोन आया था
नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या? मगर नानी के बारे में तो नेहा ने कुछ नहीं कहा। रितिका आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन बोली, अभी सुबह ही तो इसके सामने बात हुई थी, कि उसने कुछ नहीं सुना? कितना बेखबर हो गया है प्रतीक। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जा रही हूँ, कल सुबह वापस आऊंगी। ऐसा कहकर रितिका चली जाती है। रितिका के जाने के बाद प्रतीक सोचने लगा, ऐसा पहली बार हुआ है कि रितिका ने मुझे अपने जाने के बारे में नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, अब ये नहीं रहेगी तो मैं आसानी से अपने नॉवेल को पूरा कर सकता हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। प्रतीक किचन में आया। उसने फ्रीज खोला तो उसमें एक टाइम का खाना बना हुआ रखा था। खाना गर्म करके उसने खा लिया। और अपने मोबाइल पर काम करने लगा। मगर कल सारी रात जागने के कारण उसे नींद आ गई। कुछ ही पल में वो सो गया। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने खुद के लिए चाय बनाकर पी, मगर खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। वह तुरंत पास के ही एक रेस्टोरेंट में चला गया। वहां से वो खाना खाकर लौटा तो उसके घर के बाहर कोई बैठा था। उस आकृति को देखकर लगा शायद रितिका लौट आई है। वो खुश होकर वहां पहुंचा तो कोई और लड़की बैठी हुई थी। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? हेलो, आप प्रतीक है ना, रितिका जी के हस्बैंड? हाँ, मगर आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राशि, रितिका जी की कजन नेहा की सिस्टर इन लॉ राशि। एग्जाम देने के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ, सुबह उसका फोन आया था, मगर रितिका तो यहाँ नहीं है। अचानक उसे अपनी नानी के यहाँ जाना पड़ा। यदि आप चाहे तो यहाँ रह सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। आज की रात में रुक जाती हूँ, सुबह अपने लिए कोई जगह ढूंढ लूंगी। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस घर में रह सकती है। वैसे भी मेरा पूरा समय तो किताबों के साथ ही निकल जाता है। किताबों के साथ निकल जाता है मतलब? आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं क्या? कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, प्रतीक एक प्रेम दीवाना। ओह माय गॉड, आप मिस्टर प्रतीक, द प्रतीक प्रेम दीवाना है। मैंने आपकी सारी नॉवेल पढ़ी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। शुक्रिया, जानकर अच्छा लगा कि आप हमारी किताबों में दिलचस्पी लेती हैं। आपकी किताब इतनी इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा लगता है कि काश वैसा प्यार हर एक लड़की के नसीब में हो। वैसे इस समय आप कौन सी लव स्टोरी लिख रहे हैं? वो तो मेरे रीडर्स के लिए सरप्राइज है, मगर आपसे खास रिश्ता है इसलिए आपको बता देता हूँ। इस बार मेरा नोवेल हॉरर है। एक वैम्पायर की कहानी है जो खून की तलाश में भटकता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। श्रृंगार रस के राइटर की कलम से भय रस को पढ़ना। बट आप राइटर से एक शिकायत है। कैसी शिकायत? इस पुरुषवादी समाज में आप भूत प्रेत में भी पुरुषवादिता दिखा देते हैं। जब एक ताकतवर वैम्पायर की बात होती है तो आप लोगों के दिमाग में एक पुरुष की छवि उभरती है, और जब कमजोर आत्मा की बात होती है तो आप लोग महिलाओं की आत्मा को चुनते हैं। मगर ये तो गलत है। आप गलत सोच रही हैं राशि जी। वैम्पायर मतलब एक विभत्स चेहरा जो सिर्फ पुरुषों का ही हो सकता है। महिलाएं तो सहज और सौम्य ही अच्छी लगती हैं। बातों में तो आप राइटर से हम नहीं जीत पाएंगे। कहकर वो जोरों से हंसने लगी। प्रतीक मंत्र मुग्ध सा उसकी हंसी में खो गया था। जाने क्या आकर्षण था उसकी हंसी में। इस तरह क्या देख रहे हैं? कुछ तो आकर्षण है तुम्हारी बातों में। तुम्हारी हंसी एकदम निश्चल बच्चों की तरह है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे रूप में मेरी कल्पना साकार होकर मेरे सामने बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी कोई कल्पना हूँ? मुझे पता है तुम मेरी कल्पना नहीं हकीकत हो। काश तुम्हें भी शब्दों में पिरो पाता। मगर मुझे तो तुम्हारी कल्पना ने जन्म दिया है। तुम्हें मिलने के लिए ही आई हूँ। विश्वास नहीं होता तो सोचो अपनी कहानी का अंत। क्या सोचा है तुमने? राइटर से उसकी कहानी का अंत जानने का अच्छा तरीका है, मगर मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा पेपर है। प्रतीक और नेहा अंदर चले जाते हैं। नेहा फ्रेश होकर चेंज करके प्रतीक के पास आती है। प्रतीक अपनी किताब लिए कुर्सी पर बैठा था। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और टेबल पर रखे प्रतीक के कुछ पन्ने उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं।
प्रतीक और नेहा उन्हें उठाने लगते हैं। तभी गलती से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि एक दूसरे की सांसें भी दोनों को साफ साफ महसूस हो रही थी। नेहा की आंखें मानो प्रतीक को सम्मोहित कर रही थी। प्रतीक अब पूरी तरह नेहा के काबू में था। प्रतीक ने नेहा को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर रखा। खुद भी बिस्तर पर जाकर नेहा को अपने बाहों में भर लिया। नेहा ने अपना हाथ आगे करते हुए लाइट बंद की और अंधेरे में दोनों डरावनी आंखें चमकी। अगली सुबह जब रितिका घर लौटी तो घर में अंधेरा था। उसे वहां कुछ अच्छा नहीं लगा। उसका जी घबराने लगा और वो भागते हुए प्रतीक के पास पहुंची। प्रतीक बेहोशी की हालत में बोल रहा था, राशि, राशि कहाँ हो तुम? कौन राशि? मैं रितिका हूँ, तुम्हारी पत्नी। प्रतीक, क्या हो गया है तुम्हें? 2 दिन मैं तुमसे दूर क्या रही, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है? रितिका, तुम आ गई, मगर राशि कहाँ है? कौन राशि? तुम्हारी कजिन नेहा की सिस्टर इन लॉ। पिछले 2 दिनों से हमारे घर पर रह रही है। तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आई थी। मगर नेहा की तो कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। कौन था यहाँ पर? मेरी इमेजिनेशन सच में मेरे सामने थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वैम्पायर एक लड़की का रूप लेकर लेखक के पास आता है और लेखक उसे अपना रिलेटिव समझकर घर में रहने के लिए पनाह देता है। मगर प्रणय के बाद सुबह लेखक की मौत हो जाती है। मेरी इमेजिनेशन सच में मेरे सामने थी। कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। रितिका ने देखा तो उसके गले पर 2 दांतों के निशान थे और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर में से किसी ने खून चूस लिया हो। श्रेया अंधेरे में एक कांच के सामने खड़ी थी। अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। वह उस वजन को संभाल पाती उसके पहले ही एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिया। मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रेया एक 18 साल की लड़की है। इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो ये अपने मामा मामी के पास रहती थी। अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर मामा तो श्रेया से बहुत प्यार करते थे, मगर मामी श्रेया को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। मामा के सामने तो अच्छे बनने का नाटक करती, मगर उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो श्रेया से घर के सारे काम कराती थी। उसे खाने पीने के लिए भी ठीक से नहीं देती थी। हमेशा घर का बचा हुआ ठंडा बासी खाना ही देती थी। उसके मामा यदि उसके लिए दूध लाने को कहते तो वो दूध में पानी मिलाकर दे देती थी। पता नहीं कब तुझसे पीछा छूटेगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब देखो खाने को चाहिए, मगर काम करने में मौत आती है। मामी, मुझसे जितना हो पड़ता है उतना काम करती तो हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो। मामा के सामने तो इतनी भली बन जाती हो, मगर उनके जाते ही अपने असली रंग दिखा देती हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, अभी खबर लेती हूँ। कहते हुए उन्होंने श्रेया को बहुत मारा। श्रेया अकेले में बहुत देर तक रोती रही। भगवान, आपने मेरी किस्मत कितनी खराब लिखी है। क्या मुझे हमेशा जीवन भर ऐसे ही दुख मिलता रहेगा या कभी कोई सुख भी मिलेगा? बचपन में माँ पापा चले गए, अब मुझे कोई प्यार भी नहीं करता। कॉलेज में मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरे जैसा बदनसीब तो कोई नहीं होगा। रोते हुए श्रेया सो गई। अगले दिन सुबह जब मामा ने उसे देखा तो मार के कारण उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। बेटा, ये क्या है? तेरा पूरा शरीर कितना सूजा है? किसी ने मारा क्या तुझे? कहते हुए वो मामी की ओर देखने लगे। नहीं मामा, मुझे किसी ने नहीं मारा। कल कॉलेज से लौटते समय एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण ये सूजन आ रही है। एक्सीडेंट? अरे कैसे एक्सीडेंट? तूने कुछ बताया नहीं। ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट था।
मामी जी ने दवाई दे दी और हल्दी का दूध पिला दिया था। इसके कारण जब तक आप ऑफिस से आए तब तक नींद आ गई। आप फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठ, ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं, अभी इच्छा नहीं है। कैंटीन में कुछ खा लूंगी। जरूरी लेक्चर है, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। घर से निकलकर श्रेया और ज्यादा उदास थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी वो किताबों के पन्ने पलट रही थी, मगर उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो कोई कहानी की किताब ढूंढने के लिए उठी तो उसके हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था पावर ऑफ ब्लैक मैजिक। पावर ऑफ ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है क्या? काश कि ये सच हो। यदि ये सच होगा तो हो सकता है कि मेरी किस्मत बदल जाए। सोचते हुए श्रेया उस बुक को पढ़ने लगी। उसमें तरह तरह के ब्लैक मैजिक लिखे हुए थे। श्रेया सभी को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। हर तरह के ब्लैक मैजिक के लिए कोई ना कोई साधक की आवश्यकता थी, जो श्रेया के लिए हासिल करना मुश्किल का काम था। एक के बाद एक पन्ने पलट रही थी, तभी अचानक उसकी निगाह एक गेम पर गई। गेम जो पूरी तरह खौफनाक था, प्रेतात्मा को आपकी जिंदगी में ला सकता था। गेम का नाम था द बेबी ब्लो। इस गेम को स्टेप बाय स्टेप पढ़कर श्रेया सोचने लगी, ये गेम खेलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आसानी से खेल सकती हूँ। यदि मैंने इस गेम को जीत लिया तो मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। गुड लक मेरा हो जाएगा। श्रेया लाइब्रेरियन की नजर बचाकर वो किताब अपने साथ अपने घर ले आई। रात को सबके सो जाने के बाद वो दोबारा उस किताब को खोलकर पढ़ने लगी। कई सालों पहले इस दुनिया के किसी कोने में डेजी ब्लू नाम की औरत रहा करती थी। उसे एक सैनिक से प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने अपने प्यार को एक नाम दिया और शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। डेजी एक बच्चे की माँ बनी, मगर कुछ समय के बाद उसकी किस्मत बदल गई। एक जंग की वजह से उसका पति सरहद पर चला गया। डेजी को अब तक अपने पति के साथ रहने की आदत हो गई थी। पति के चले जाने के बाद वो अकेली हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो बच्चे का भी कुछ खास ध्यान नहीं रख पाती थी। बुरी बात तो तब हुई जब युद्ध के दौरान उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आया। उसके बाद तो वो और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। लोगों के हिसाब से वो पागल हो गई थी। एक दिन अपने घर में उसकी नजर अपने परिवार की तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगी और उस तस्वीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बच्चा शोर शराबे के कारण रोने लगा तो उसने उस कांच के टुकड़े से अपने बच्चे को मार दिया और फिर खुद भी कांच के टुकड़े से अपनी नस काट कर मर गई। तब से लेकर आज तक कांच के अंदर उसकी आत्मा कैद है। कोई भी शख्स कांच में देखकर बेबी को हाथ में लेने का पोज बनाकर आईने के सामने खड़ा होकर कहे, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। लगातार कहते रहें तो कांच में एक महिला का अक्स उभरता है और आपकी गोद में एक अनदेखा बच्चा आ जाता है। कांच में स्थित महिला उस बच्चे को आपसे छीनने की कोशिश करती है, मगर यदि आप उस महिला से डरे बिना यदि ये गेम जीत जाते हैं तो गुड लक हमेशा आपका होता है, मगर यदि हार जाते हैं तो मौत सुनिश्चित है। दोबारा से पूरी कहानी पढ़कर श्रेया बहुत दुविधा में थी कि क्या करे, ये गेम खेले या ना खेले। उसने बहुत हिम्मत करके अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी होकर 2 बार बोली, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बोलते हुए श्रेया को पसीना आ रहा था। वो आगे नहीं बोल पाई और लाइट ऑन करके बाथरूम से बाहर आ गई। वो पूरे पसीने में भीग चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो उसे लगा उसके पीछे से कोई साया गुजरा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। श्रेया खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी और खुद से बोली, श्रेया, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है या नहीं? खुद से बात करके खुद को हौसला देकर उसने अपने कमरे की लाइट दोबारा बंद की। श्रेया अंधेरे में एक मिरर के सामने खड़ी थी। उसने बेबी को गोद में उठाने का पोज बनाया और बार बार कहने लगी, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू।
बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। वो हार कर कमरे की लाइट चालू करने ही वाली थी कि अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। उसे लगा एक छोटा बच्चा उसकी गोद में है। वो उस वजन को संभाल पाती उसके पहले ही एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसे जैसे उसने उस चीख को सहन किया, मगर वो कांच वाली महिला बार बार उसके कानों में बहुत शोर कर रही थी। उसे ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को झटक कर हाथ अपने कानों पर रख लिया। मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बच्चा उसके हाथ में नहीं था। श्रेया इस गेम में हार चुकी थी। उसे उस महिला से नहीं डरना था, मगर श्रेया उस महिला से बुरी तरह डर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महिला के डराने का शोर बंद होते ही उसके कान में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी और उसने महसूस किया कि वो आईने वाली महिला आईने से बाहर आ गई है। उसने लाइट चालू कर ली और डर के कारण श्रेया जोर से चीखने लगी। रोशनी होते ही वो आत्मा वहां से चली गई। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग उसके कमरे में आ गए। रात में भी चैन नहीं है। ए लड़की, इस तरह क्यों चिल्ला रही है, मानो कोई भूत देख लिया हो। कभी तो बच्ची से प्यार से बात कर लिया करो, देखो कैसी घबराई हुई है बेचारी। तभी मामी की निगाह उस किताब पर गई जिस किताब को पढ़कर श्रेया ने बेबी ब्लू मैजिक किया था। मामी ने वो किताब उठाकर मामा को दिखाई। ये देखो, अपनी भांजी के कारनामे, काला जादू करना सीख रही है। अपने मम्मी पापा को तो खा गई, अब हमें भी खा जाएगी। श्रेया, ये सब क्या है बेटा? इस तरह की किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? श्रेया के पास अपने मामा की बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश थी। मामा मामी नाराज होकर उस कमरे से बाहर चले गए। अभी तक तो मामी नाराज होती थी, अब मामा भी नाराज हो गए। लगता है मेरा और बैड लक चालू होने वाला है। ऐसा कहकर श्रेया सोने चली जाती है। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो अपने कान को बंद करके अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर उसके साथ कोई है। उसके कानों में धीरे धीरे आवाज आ रही थी, श्रेया, श्रेया, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके बगल में एक डरावनी सी औरत सो रही थी। उसे देखकर श्रेया के पसीने छूटने लगे। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई नहीं है। जब कॉलेज जाने के लिए श्रेया तैयार हुई तो कांच में उसे अपने अक्स की जगह उसी औरत का अक्स नजर आया। वो औरत फिर से बोली, श्रेया, श्रेया, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। वह तुरंत अपने कॉलेज चली गई और लाइब्रेरियन को वो बुक सबमिट करा दी। ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये इस कॉलेज की नहीं है, यहाँ क्यों लेकर आई? कल मैं चुपचाप यहीं से ये बुक लेकर गई थी, मगर मुझे अब ये बुक नहीं चाहिए। ये बुक यहाँ की नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। आजकल तुम बच्चों को इस तरह की बुक पढ़ने का बहुत शौक हो गया है। श्रेया को लाइब्रेरियन के पीछे वही औरत खड़ी नजर आई। लाइब्रेरियन के मना करने के बावजूद भी श्रेया उस बुक को वहां रखकर चली गई और सीधे कॉलेज के वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। मुंह धोकर जब कांच में उसने अपना चेहरा देखा तो कांच में उसी महिला का अक्स था। श्रेया, श्रेया, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। इस बार श्रेया खुद को बचा पाती। उसके पहले वो साया उस कांच में से बाहर आया और श्रेया का सर उसी कांच में दे दिया। श्रेया का सर फट गया, उसमें से खून बह रहा था और वो महिला उसके खून को जल्दी जल्दी पीने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, श्रेया, श्रेया, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। मैक्सिको के शानदार होटल रूम में बैठे हुए तीन दोस्त मैक, सैम और जिमी अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर बड़ी ही गंभीरता से कुछ सर्च कर रहे थे। तभी जिमी एक्साइटेड होते हुए अपना फोन दिखाकर बोला, गाइज, ये देखो मुझे क्या मिला है। मुझे पता है हमें अपना काम सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है। डॉल आइलैंड। हम दोनों भी उसी के बारे में देख रहे हैं। घोस्ट हंटर के तौर पर यह हमारा पहला आउट ऑफ कंट्री प्रोजेक्ट होगा और अगर इसमें हम सक्सेसफुल रहे, ट्रस्ट मी,
हमारा नाम वर्ल्ड बेस्ट घोस्ट हंटर्स में आएगा। आई कांट वेट कि हम लोग डॉल आइलैंड पर जाकर उन डॉल्स के बीच में क्या राज छिपा है वो ढूंढे। तभी रूम का बेल बजा और जिमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी नीली आंखों वाली मैक्सिकन लड़की खड़ी थी। जिमी पहले तो कुछ देर तक उस लड़की को घूरता रहा और फिर उसने पूछा, यस मिस, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? Hi, my name is Alina. You guys are from India, right? Yes, we are from India. But how? जिमी इतना बोला ही था कि उस लड़की ने जिमी को एक तरफ किया और कमरे में आकर सोफे पर बैठी हुई बोली, तुम लोग मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो। तुम्हें कोई मैक्सिकन टू इंग्लिश और हिंदी गाइड चाहिए थी ना? मैक्स उस लड़की के फ्रैंक अंदाज से बड़ा ही इम्प्रेस दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डॉल आइलैंड घूमने के लिए गाइड तो चाहिए थी, बट हमें नहीं पता था कि यहाँ की गाइड खुद डॉल जैसी होती होगी। इतना कहकर मैक्स अलीना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मैक्स की बात सुनकर अलीना उसकी आंखों में देखती हुई बोली, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ की डॉल सिर्फ डॉल्स नहीं होती। डॉल से बचकर रहो, क्या पता किसी डॉल की नजर में आ गए तो वो तुम्हें उसी डॉल आइलैंड पर लेकर चली जाए। अलीना ने इस बात को इस तरीके से कहा था कि मैक्स को पसीना आने लगा था। उसने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अलीना हंसते हुए उठकर खड़ी हो गई और बोली, कल सुबह तुम लोग रेडी रहना। और वो चली गई। रात में खाना खाने के बाद सैम, जिमी और मैक्स अपने अपने रूम में जाकर लेट गए। अगली सुबह के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने जितना डॉल आइलैंड के बारे में सुना था वह बहुत ही रोमांचक था। मैक्स अपने कमरे में बेसुध सा सोया हुआ था। तभी आधी रात के करीब ऐसा लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा खुला है और कोई धीरे से उसके कमरे में आया है। मैक्स ने आंखें खोली तो उसके कमरे में अंधेरा था। उसने नाइट बल्ब जलाकर देखने की कोशिश की लेकिन उसके कमरे में कोई नजर नहीं आया। मैक्स जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, उसके कमरे में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज सुनकर मैक्स घबराकर उठकर बैठ गया और डरते हुए बोला, कौन है यहाँ? मैक्स को अपने कमरे में टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लकड़ी या प्लास्टिक के जूते पहनकर चल रहा हो। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा और उसके बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। मैक्स तुरंत अपने बेड से नीचे उतरा और उसने धीरे से झांककर अपने बेड के नीचे देखा। जैसे ही अपने बेड के नीचे देखा, खौफ से पीछे हो गया। उसके बेड के नीचे बहुत सी डॉल बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी और देखते ही देखते वो डॉल मैक्स के चारों तरफ आ गई। कमरे में आने वाली टक टक की आवाज उन डॉल्स के चलने से हो रही थी। डॉल्स उसके सर पर चढ़ गई और उसके कंधे पर कूद गई और मैक्स के कान में जोर जोर से हंसने चिल्लाने लगी। मैक्स उन्हें इधर उधर हटाने लगा। छोड़ दो, दूर हटो। उसकी नजर सामने बेड पर गई जहाँ बैठी अलीना हंसते हुए कह रही थी, क्या हुआ तुम्हें तो डॉल बहुत पसंद है ना? मैक्स की आंखें डर से बड़ी हो गई। जिमी, सैम, मुझे बचाओ। जिमी, जोर से चीख रहा था, मुझे बचाओ। उसकी आवाज पूरे लॉबी में जिमी, सैम, जल्दी मुझे बचाओ। के अलावा होटल के स्टाफ और आसपास के रूम से भी कुछ लोग उसके कमरे के दरवाजे को पीटने लगे थे। मैक्स की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने कमरे के दरवाजे को खोल पाता और होटल स्टाफ ने कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो देखा कि मैक्स अपनी आंखों को बंद किए चिल्ला रहा है। जिमी और सैम उसके पास आए और उसको हिलाते हुए बोले, मैक्स, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मैक्स ने जब अपने दोस्तों को देखा तो घबराते हुए बोला, वो अलीना यही थी, उसके साथ बहुत सी डॉल्स थी। वो डॉल्स मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब वो दोनों कमरे में चारों तरफ देखने लगे। जिमी बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। हम जब से इंडिया से निकले हैं तुम सिर्फ डॉल्स और आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे रूम में आकर सो जाओ। सैम उसे अपने रूम में लेकर चला गया। उन सब के मैक्स के कमरे से निकलते ही
मैक्स के कमरे के दरवाजे पर एक गुड़िया ने झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह भी मैक्स बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सैम और जिमी उसे चीयर अप कर रहे थे। सैम ने कहा, अब तो अपने सपनों की जगह पर जाने वाला है डूड, बस कुछ ही देर की बात है। जैसे ही अलीना आएगी हम सब निकल जाएंगे। शट अप गाइस, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने कल अलीना को देखा था। अरे अभी पता चल जाएगा, एक बार अलीना आ जाए। तभी दरवाजा नॉक हुआ। लगता है अलीना आ गई। जिमी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा सामने होटल के स्टाफ के साथ उन्हीं की उम्र का एक लड़का खड़ा था। यस टेल मी। सर, डिड यू नीड अ गाइड टू गो टू डॉल आइलैंड? दिस इज मिस्टर ज़ेवियर, ही विल बी योर गाइड। ये सुनकर जिमी के होश उड़ चुके थे। उसके ही नहीं, रूम में बैठे मैक्स और सैम ने जब ये सुना तो वो दोनों भी घबरा गए थे। बट आवर गाइड वाज मिस अलीना हु मेट अस लास्ट इवनिंग। वेयर इज शी? नो मैन, आई एम योर टूर गाइड कम ट्रांसलेटर, मैक्सिकन टू हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, कम इन। ज़ेवियर अंदर आया तो उसने देखा मैक्स और सैम दोनों ही जिमी की तरह नर्वस लग रहे थे। ज़ेवियर ने पूछा, हे गाइस, व्हाट हैपेंड? क्या तुम लोगों को मेरा यहाँ होने से प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है मैक्स कल रात को जो बात कर रहा था वो सही था। कहीं वो लड़की, ओ माय गॉड, मतलब हमारे यहाँ आते ही हमारे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चुप रहो, अभी मैक्स ये सुन लेगा तो वो आइलैंड पर नहीं जाएगा और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तीनों ही ज़ेवियर के साथ डॉल आइलैंड के लिए निकल गए थे। उन्हें हर जगह केवल डॉल ही डॉल दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी डॉल्स कुछ कहना चाहती हैं, वो बोल रही हैं। कभी कभी तो उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वो हंस रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। कभी किसी की पलक झपकती हुई महसूस हो रही थी। ज़ेवियर इन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखता हुआ बोला, गाइस डोंट बी अफ्रेड। ये बोलते हुए अचानक ज़ेवियर को लगा, इसको क्या हो रहा है? ये आउट ऑफ बैलेंस क्यों हो रहा है? कम ऑन। ज़ेवियर पूरी कोशिश कर रहा था कार को सीधी चलाने की, लेकिन उसकी कार अपने आप एक तरफ मुड़ गई और ये देखकर मैक्स और उसके दोनों दोस्त बहुत घबरा गए। मैक्स घबराते हुए बोला, ज़ेवियर ये क्या है? ज़ेवियर को लगा कि कहीं ये लोग बहुत ज्यादा डर ना जाए, इसलिए उसने कहा, जस्ट किडिंग मैन, अब मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। हालांकि ज़ेवियर के चेहरे पर घबराहट साफ बता रही थी कि उसे खुद नहीं पता कि कार कहाँ जा रही है। इस वक्त ये लोग एक घने जंगल में थे जहां पर बहुत पुराने पुराने और अजीबोगरीब आकृति के पेड़ लगे हुए थे जो अपने आप में बहुत ही डरावने थे। सूरज की रोशनी वहां बहुत कम पहुंच रही थी। उसी से दूर एक टूटा फूटा कॉटेज था। मैक्स चारों तरफ देखता हुआ बोला, ऐसी जगह पर ये कॉटेज कैसे? उसके इतना कहते ही ज़ेवियर कोई जवाब नहीं देता। उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। ज़ेवियर ने बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई और उसने घबरा कर कहा, ओ गॉड, अब यहाँ से हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। जल्दी निकलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं होता। ज़ेवियर कार से उतरा और इन सबको भी जल्दी उतरने को बोलकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। आखिर क्यों यहाँ हर जगह ऐसा मंजर देखने को मिलता है? इस आइलैंड में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस यही है। कहते हैं इस पूरे आइलैंड की डॉल्स यहीं से कंट्रोल होती है। इस जगह पर डॉल्स की स्पिरिट होती है जो रात को यहाँ से बाहर जाती है और अलग अलग डॉल्स को जिंदा करती है। फिर सुबह होते होते वापस वो स्पिरिट यहाँ लौट कर आ जाती है। ये चारों उस कॉटेज के आगे से गुजर रहे थे। तभी मैक्स को लगा जैसे कॉटेज की खिड़की में कोई खड़ा है। मैक्स ने गौर किया तो उसकी खिड़की पर अलीना मुस्कुराती हुई नजर आई। उसकी मुस्कान से मानो वो सम्मोहित हुआ और उस कॉटेज की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही वो सपनों से बाहर आया, उसने चारों तरफ अपने दोस्तों को देखा, लेकिन उसे उसके दोस्त नहीं मिले। मैक्स पूरी जान से वहां से भागा। उसे नहीं पता था वो कहां भाग रहा था, बस वो भागता जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी तरह भागता पर वो वापस उसी कॉटेज के पास आता और जोर जोर से सांसें लेने लगा। गॉड, ये कहां फंस गया मैं? तभी उसके पीछे से अलीना की आवाज आई, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो।
तुम्हें तो डॉल पसंद है ना, और आखिर डॉल आइलैंड आकर तुम्हें तुम्हारी डॉल तो मिलनी ही चाहिए। अपने पीछे अलीना को देखकर मैक्स को पसीने आने लगे। उसने डरते हुए कहा, नहीं, देखो, मुझे माफ कर दो। मैं मैक्स के बोलते ही बोलते उसके सामने अलीना, जो एक लड़की थी, वो डॉल में तब्दील हो गई और धीरे धीरे चलती हुई मैक्स के नजदीक आई और एकदम से उसके गर्दन को फाड़कर किसी छोटी बच्ची की तरह बोली, लेकिन तुम तो मुझे पसंद आ गए और इस कॉटेज में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी तरह डॉल बनकर। सैम और जिमी जो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें मैक्स के चीखने की आवाज आई। उन्होंने जब पीछे पलट कर देखा तो मैक्स नहीं दिखा। कहीं वो कॉटेज में तो नहीं चला गया? जेवियर के साथ सैम और जिमी दोनों ही उस कॉटेज तक भागते हुए आए, लेकिन उन्हें वहां मैक्स नहीं दिखा। तभी सैम की नजर मैक्स के जूतों पर पड़ी। मैक्स के शू तो यहाँ है, इसका मतलब वो कहीं कॉटेज में तो नहीं गया। चलो जल्दी देखते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, ये सबसे डेंजर प्लेस है, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकलो, वरना हम में से कोई यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा। हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्स कॉटेज में ही है। देखो माय फ्रेंड्स, इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रोक सकता, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम लोगों को अगर अपने मन का पीस के लिए पुलिस का हेल्प चाहिए तो तुम लोग ले सकता है। आखिर है क्या इस जगह पर? ये पूरा आइलैंड गुड़ियों से भरा हुआ है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, वो सब तो गुम नहीं हुए। गाइस, मैं तुम लोगों को पहले बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मेरा बात नहीं मानता। ये आइलैंड सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि यहाँ पर डॉल्स टंगी हुई है। इस जगह पर जो डॉल्स है, वो नाइट में उनकी रूह निकलकर शहरों में घूमती है और इंसानों को चुनती है, और उन लोगों को यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर डॉल्स बना देते हैं। हो ना हो तुम्हारा वो दोस्त मैक्स भी इन डॉल्स के चपेट में आ गया है। तुम बता रहा था ना, कल तुम्हारे पास कोई गाइड आई थी। हो ना हो वो कोई ह्यूमन नहीं थी, वो डॉल थी जो अपने शिकार की तलाश में निकली थी, और उसने तुम्हारे दोस्त को सेलेक्ट किया था। क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ नहीं होता। माना हम घोस्ट हंटर्स हैं, हमारा काम है भूतों को पकड़ना, लेकिन हम भी जानते हैं इस तरह की कोई चीज नहीं होती। ये सब बस लोगों को डराकर पॉपुलर होने का तरीका है। तभी जिमी को लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने जब देखा तो उसे कॉटेज के विंडो पर अलीना के साथ मैक्स खड़ा दिखा, और देखते ही देखते दोनों डॉल में बदल गए। ये सब देख तीनों डर गए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, अचानक गाड़ी के छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। वह छत से होते हुए बोनट पर आ गिरी। यह तीनों खौफ भरी नजरों से बोनट पर गिरे उस चीज को देख रहे थे, जो कि एक डॉल थी, और उसने बिल्कुल मैक्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। गाइस, हम साथ आए थे तो साथ ही रहेंगे। इतना कहकर वो डॉल हंसने लगी। जेवियर ने पूरी स्पीड से गाड़ी स्टार्ट की और वो डॉल एक तरफ गिर गई, लेकिन उसके पीछे डॉल की भयानक हंसी रह गई।